तो शुरुआत ना एक बहुत ही मज़ेदार कल्पना से करते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर बाहर से तो एकदम नॉर्मल इंसान दिखता है ना, लेकिन अंदर से ये हमारी मुंबई सिटी की तरह ही एक बहुत बड़ी व्यस्त और भागती दौड़ती सिटी है। अरे वाह। मतलब अंदर भी वो लोकल ट्रेन वाली भीड़ और ट्रैफिक है क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इस सिटी में ना लाखों करोड़ों छोटे छोटे वर्कर्स लगातार काम कर रहे हैं। मतलब कोई टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कर रहा है, कोई बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ रहा है, और कोई सिटी के पावर हाउस में बिजली बना रहा है। लेकिन एक बात है, इन सारे वर्कर्स को अपना काम बिना रुके करने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ कच्चा माल तो चाहिए ही होगा ना। मतलब कोई कोई सप्लाई ड्रॉप्स। एकदम सही पकड़ा। और ये सप्लाई ड्रॉप और कुछ नहीं बल्कि वो खाना है जो रोज सुबह लंच बॉक्स में पैक होकर स्कूल जाता है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा यानी डीप डाइव का मिशन इसी लंच बॉक्स के अंदर छिपे विज्ञान को समझना है। हम फूड एंड डाइजेशन यानी खाना और पाचन के पूरे सिस्टम को ना एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और खाने के अंदर छिपे इस विज्ञान को समझने के लिए ना सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी इंग्लिश वर्ड को समझना होगा, आज जो अक्सर स्कूल की साइंस क्लास में सुनने को मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स। हाँ, ये वर्ड तो बहुत आता है एग्जाम्स में। है ना? तो जब कोई बच्चा रोटी, दाल या कोई फल खाता है, तो शरीर के अंदर का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह काम करना शुरू कर देता है। वो उस खाने को बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अच्छा, मतलब जो खाना हम चबाते हैं वो वैसे का वैसा इस्तेमाल नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होता है ताकि उस खाने के अंदर से कुछ खास और जादुई तत्व निकाले जा सकें। इन्हीं तत्वों को हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं और स्कूल की भाषा में न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मतलब शरीर को असल में उस खाने के आकार की नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन को चलने के लिए बाहर से बिजली चाहिए, वैसे ही शरीर की इस सिटी को चलाने के लिए खाने से मिलने वाले ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। और पता है, हर खाने में ये न्यूट्रिएंट्स अलग-अलग मात्रा में होते हैं। किसी भोजन में कोई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है तो किसी में कोई दूसरा। तो शरीर के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की जरूरतें भी तो अलग-अलग होंगी ना? बिल्कुल। इसीलिए साइंस में इन न्यूट्रिएंट्स को उनके काम के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। तो सबसे पहला और शरीर के लिए जो सबसे जरूरी ग्रुप है वो है एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन। एनर्जी गिविंग फूड्स, नाम से ही समझ आ रहा है कि इनका काम है शरीर के पावर हाउस को चालू रखना। हाँ, और इसमें मुख्य रूप से दो तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का नाम तो स्पोर्ट्स में अक्सर सुनने को मिलता है। अगर शरीर की सिटी को एक गाड़ी मान लिया जाए ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स उस गाड़ी का मेन पेट्रोल है। बिल्कुल सही। जैसे आज़ाद मैदान में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को भागने के लिए जो तुरंत एनर्जी चाहिए होती है ना, वो इसी पेट्रोल से आती है। पर एक सवाल है, ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है? मतलब पेट्रोल जलता कैसे है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टार्च और दूसरा शुगर। जब कोई चावल, आलू, मकई यानी कॉर्न या ब्रेड खाता है ना, तो शरीर को बहुत सारा स्टार्च मिलता है। अच्छा, तो आलू और चावल में स्टार्च होता है। हाँ, और पेट के अंदर के केमिकल्स इस स्टार्च को धीरे धीरे तोड़कर शुगर में बदलते हैं। फिर ये शुगर खून के रास्ते पूरे शरीर में फैलकर एनर्जी देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई गन्ने का रस पीता है या कोई मीठा फल खाता है तो उसमें पहले से ही प्राकृतिक शुगर होती है। ओह, मतलब शरीर को उससे तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता होगा। एकदम सही। इसीलिए उससे एनर्जी बहुत जल्दी मिलती है, एकदम सुपर फास्ट। शायद इसीलिए जब कोई बहुत थका हुआ होता है या ग्राउंड में बहुत हैवी स्पोर्ट्स खेल रहा होता है, तो उसे तुरंत एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज जैसे ड्रिंक्स दिए जाते हैं। हाँ, और जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, भारी सामान उठाते हैं, उन्हें अपनी डाइट में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स शामिल करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी का पेट्रोल ना बहुत तेजी से खर्च हो रहा होता है। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन आपने एक और न्यूट्रिएंट का नाम लिया था जो एनर्जी देता है, फैट्स। तो यहाँ पर मेरी एक उलझन है। हाँ, पूछिए। अगर कार्बोहाइड्रेट से पेट्रोल मिल ही रहा है और शरीर की गाड़ी मस्त चल रही है, तो फिर इन फैट्स की अलग से क्या जरूरत है? मतलब शरीर दो तरह के फ्यूल क्यों इस्तेमाल करता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसे ना एक पावर बैंक या रिजर्व बैटरी की तरह देखा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स तो तुरंत जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन फैट्स बहुत ही कंडेंस्ड या सिकुड़े हुए रूप में होते हैं। अच्छा,
तो वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। बिल्कुल, वो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जी अपने अंदर छुपाकर रखते हैं। तेल, घी, मक्खन यानी बटर और काजू बादाम जैसे नट्स में ये फैट भरपूर मात्रा में होता है। तो जब शरीर को तुरंत एनर्जी नहीं चाहिए होती तो वो इस फैट को फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेता होगा, है ना? हाँ, जब इंसान जरूरत से ज्यादा फैट खा लेता है तो शरीर उसे स्किन के नीचे जमा कर लेता है। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि ये शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जैसे किसी ने अंदर से कोई प्राकृतिक स्वेटर पहन लिया हो। अरे वाह, प्राकृतिक स्वेटर। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा तब होता है जब शरीर को बाहर से खाना नहीं मिलता। मान लीजिए किसी दिन कोई इंसान उपवास कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है या लंबी यात्रा पर है और खाना नहीं मिल पा रहा है। तब तो शरीर की मेन बैटरी लो होने लगती होगी। एकदम। उस समय शरीर इसी जमा हुए फैट को पिघलाकर उसे एनर्जी में बदलता है, ताकि दिल और दिमाग जैसे जरूरी ऑर्गन्स ना अपना काम करते रहें। भाई, ये तो शरीर का बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। इमरजेंसी के लिए बैटरी बैकअप हमेशा तैयार है। लेकिन अगर कोई रोज वड़ा पाव या बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाए तो वो बैकअप जरूरत से ज्यादा भर जाएगा ना? बस यही परेशानी है। अगर फैट वाली चीजें बहुत ज्यादा खाई जाएं और उतनी मेहनत या कसरत ना की जाए तो वो पावर बैंक जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। मतलब एनर्जी गिविंग फूड्स जरूरी हैं, लेकिन उन्हें शरीर की जरूरत के हिसाब से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। तो एनर्जी का काम तो हो गया, पेट्रोल भर गया और बैकअप बैटरी भी लग गई। लेकिन इंसान का शरीर सिर्फ एक मशीन तो है नहीं जो एक ही आकार में रहे। बिल्कुल नहीं, शरीर तो बड़ा भी होता है। हाँ, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है और अगर खेलते समय कोई गिर जाए, घुटने छिल जाएं, तो वो घाव कुछ दिनों में अपने आप भर जाता है। मतलब शरीर खुद की मरम्मत कैसे कर लेता है? इस पूरे कमाल का जिम्मा ना दूसरे ग्रुप के न्यूट्रिएंट्स का है, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी शरीर बनाने वाले भोजन कहा जाता है। और इस ग्रुप का सबसे अहम हिस्सा है प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन शरीर के अंदर असल में करते क्या हैं? अगर इसे हमारी उसी कंस्ट्रक्शन साइट वाली सिटी से जोड़कर देखा जाए तो क्या ये नई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए ईंट और सीमेंट की तरह काम करते हैं? हाँ, ईंट और सीमेंट से भी एक कदम आगे। प्रोटीन असल में शरीर के माइक्रो वर्कर्स हैं जो कोशिकाओं यानी सेल्स का निर्माण करते हैं। जब शरीर बड़ा हो रहा होता है ना, तो मांसपेशियां यानी मसल्स खिंचती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रोटीन्स ही वो कच्चा माल हैं जिनसे ये नई कोशिकाएं बनती हैं? बिल्कुल। और घाव भरने की प्रक्रिया तो और भी कमाल की है। जब चोट लगती है तो असल में वहां की स्किन टूट जाती है। खून के रास्ते प्रोटीन वहां पहुंचता है और एक जाले या मचान की तरह उस जगह को कवर कर लेता है, जिसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अरे बाप रे, मतलब अंदर ही अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। हाँ, और फिर धीरे धीरे उस जाले के ऊपर नई स्किन बन जाती है। मतलब शरीर की हर छोटी बड़ी टूट-फूट और मरम्मत के लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार है। मैंने अक्सर सुना है कि बढ़ते हुए बच्चों को या जो लोग कसरत करते हैं उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका शरीर लगातार ग्रोथ मोड में होता है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या जिम जाते हैं, उनकी मांसपेशियां भारी काम करने से अंदर से हल्की सी टूट जाती हैं। अच्छा, उन्हें चोट लगती है अंदर? हाँ, जिन्हें साइंस की भाषा में माइक्रो टीयर्स कहते हैं। उन टीयर्स को दोबारा जोड़ने और पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है। दूध, चीज, मछली, अंडे, मीट और हर तरह की दालें, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। चलिए, अब शरीर की बिल्डिंग तैयार हो गई है, उसमें काम करने के लिए भरपूर एनर्जी भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है इस सिटी पर। कौन सा खतरा? इस सिटी पर बाहर से हर रोज न जाने कितने वायरस और बैक्टीरिया यानी बीमारियां हमला करती हैं। अगर कोई मजबूत सुरक्षा प्रणाली नहीं होगी तो शरीर तो हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाएगा। एकदम सही बात है। और इसी हमले से बचाने के लिए हमारे पास तीसरा ग्रुप है, प्रोटेक्टिव फूड्स यानी सुरक्षा करने वाला भोजन। इसमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। इन विटामिन्स और मिनरल्स को अक्सर शरीर का बॉडीगार्ड कहा जाता है। लेकिन ये बॉडीगार्ड काम कैसे करते हैं? क्या ये खून में तैरते हुए सीधे वायरस से लड़ने लग जाते हैं, मुक्के मारते हैं? नहीं, ये खुद वायरस से नहीं लड़ते। शरीर के खून में ना सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वो असली पुलिस या आर्मी का काम करती हैं और बीमारियों से लड़ती हैं।
तो फिर विटामिन्स का क्या काम है? विटामिन्स और मिनरल्स असल में उस आर्मी को ताकत, सही हथियार और सही निर्देश देने का काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरह ये हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते। इनकी बहुत ही कम मात्रा भी शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए काफी होती है। अच्छा, बस थोड़ी सी मात्रा काफी है? हाँ, लेकिन अगर वो थोड़ी सी मात्रा भी ना मिले ना, तो शरीर का सुरक्षा सिस्टम फेल होने लगता है। इस सुरक्षा प्रणाली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विटामिन्स कई तरह के होते हैं और मैंने सुना है सबका काम बटा हुआ है। जैसे विटामिन ए, इसका काम आंखों और स्किन की देखभाल करना है। लेकिन ये काम होता कैसे है? तो देखिए, विटामिन ए का मुख्य काम आंखों के रेटिना में मौजूद उन सिग्नल्स को सही रखना है जो दिमाग को ये बताते हैं कि सामने क्या है, खासकर तब जब रोशनी कम होती है। अच्छा, तो जब शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है? तो ये सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से एक बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। इसमें अंधेरा होते ही साफ दिखना बंद हो जाता है। बाप रे, तो विटामिन ए मिलता कहाँ से? पीले और लाल फल जैसे पपीता और गाजर और बटर, ये सब विटामिन ए से भरे होते हैं। मतलब वो जो कहते हैं कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, ये कोई दादी नानी की कहानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा विज्ञान है। और फिर विटामिन बी भी तो है जो नर्वस सिस्टम यानी दिमागी तारों को दुरुस्त रखता है। अनाज और दूध के जरिए ये शरीर में ना जाए तो मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि शरीर ठीक से काम ही नहीं कर पाता। इस बीमारी को क्या कहते हैं? इस स्थिति को बेरी-बेरी नाम की बीमारी कहा जाता है। बेरी बेरी, ओके। अब विटामिन सी की बात करते हैं। ये तो लगभग हर खट्टे फल में मिलता है ना, जैसे नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर। हाँ, एकदम। तो जब चोट लगती है तो हमने भी बात की कि प्रोटीन वहां जाला बनाता है। तो इस मरम्मत में विटामिन सी का क्या रोल है? बहुत ही जरूरी रोल है। विटामिन सी शरीर के अंदर एक तरह का कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन को ना स्किन का प्राकृतिक गोंद यानी ग्लू माना जा सकता है। अच्छा, मतलब प्रोटीन ईट है तो कोलेजन वो मजबूत सीमेंट है। बिल्कुल, जो उस घाव को पूरी तरह सील कर देता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। अगर शरीर में विटामिन सी ना हो तो मसूड़े यानी गम्स कमजोर हो जाते हैं और उनमें से खून आने लगता है। इस बीमारी को स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी, समझ गया। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो विटामिन डी चाहिए वो तो एक जादुई तरीके से मिलता है, मतलब शरीर उसे खुद ही बना लेता है। हाँ, ये विटामिन डी की सबसे अनोखी बात है। जब हमारी स्किन पर सूरज की रोशनी यानी सनलाइट पड़ती है ना, तो शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे विटामिन डी तैयार होता है, एकदम मुफ्त। अरे वाह! लेकिन विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी का असली काम है खाने में मौजूद कैल्शियम को सोखकर यानी एब्जॉर्ब करके हड्डियों तक पहुंचाना। अगर शरीर में विटामिन डी नहीं है तो इंसान चाहे कितना भी दूध पी ले, उसकी हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा ही नहीं। ओहो, मतलब कैल्शियम वेस्ट हो जाएगा? हाँ, और हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाएंगी, जिसे बच्चों में रिकेट्स कहते हैं। ये तो बहुत ही जुड़ा हुआ सिस्टम है। मतलब विटामिन डी होगा तभी कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचेगा। अच्छा, ये कैल्शियम तो मिनरल्स के ग्रुप में आता है ना? बिल्कुल, मिनरल्स शरीर के निर्माण और संचालन के लिए जरूरी धातुएं और तत्व हैं। जैसे कैल्शियम हड्डियों और दांतों का बेसिक ढांचा तैयार करता है। इसी तरह एक और बहुत जरूरी मिनरल है आयरन। आयरन मतलब लोहा, लेकिन इंसान लोहे की कीलें तो खाता नहीं है। तो ये आयरन शरीर में जाकर क्या करता है, कहाँ से मिलता है? नहीं नहीं, कीलें नहीं खानी है। ये आयरन हमें हरी पत्तेदार सब्जियों, गुड़ और सेब जैसी चीजों से बहुत छोटे छोटे प्राकृतिक कणों के रूप में मिलता है। अच्छा, तो इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर में जो खून है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है। आयरन इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने का मुख्य हिस्सा है। आपको पता है, खून का रंग लाल भी इसी आयरन की वजह से होता है। अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, अगर आयरन नहीं होगा तो खून शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाएगा और इंसान को हर वक्त थकान महसूस होगी। तो हरी सब्जियां खाने से खून बढ़ता है, ये इसी आयरन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कमाल है। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स भी होते हैं क्या? जैसे मैंने आयोडीन का नाम सुना है। हाँ, आयोडीन दिमागी और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, जो सी फूड और आयोडीन वाले नमक में मिलता है। और साथ ही सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जो साधारण नमक और केले से मिलते हैं। इनका क्या काम है? इनका काम शरीर के अंदर पानी का बैलेंस बनाए रखना है। अच्छा, तो पानी के बैलेंस की बात निकली है तो
शरीर के सफाई सिस्टम पर भी बात करनी चाहिए। हर न्यूट्रिएंट शरीर में पहुंच गया, लेकिन पेट के इस फैक्ट्री में पाचन के बाद कुछ ना कुछ कचरा यानी वेस्ट तो बचता ही होगा। इस कचरे को शरीर से बाहर निकालने का सिस्टम कैसे काम करता है? इस काम के लिए ना खाने में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है रफेज और दूसरा है पानी। रफेज, ये तो असल में सब्जियों और फलों में मिलने वाला डाइटरी फाइबर है ना? लेकिन विज्ञान कहता है कि मानव शरीर इस फाइबर को डाइजेस्ट यानी हजम ही नहीं कर सकता। तो जब ये पचता ही नहीं है और इससे कोई एनर्जी भी नहीं मिलती, तो शरीर को इसकी जरूरत क्या है? यही तो मजेदार बात है। ये हजम नहीं होता, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मतलब? क्योंकि ये पचता नहीं है, इसलिए पेट और आंतों में एक स्पंज या स्क्रबिंग ब्रश की तरह काम करता है। जब खाना पेट से गुजरता है तो कुछ बिना पचा हुआ कचरा पेट की दीवारों पर अटका रह जाता है। रफेज उस कचरे को अपने साथ जोड़ लेता है और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई करते हुए उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। अच्छा, मतलब जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, वैसा कुछ? अगर डाइट में सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो और सलाद या फल ना हो तो पेट का सिस्टम जाम हो सकता है। सफाई कर्मचारी को अंदर भेजना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और उस सफाई कर्मचारी को अपना काम करने के लिए ना बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये पेट में मौजूद खाने से न्यूट्रिएंट्स को सोख कर खून में मिलाता है। मतलब एक नदी की तरह? हाँ, ये एक बहती हुई नदी की तरह है जिसमें बैठकर न्यूट्रिएंट्स शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं और फिर वापसी में ये पसीने यानी स्वेट और यूरिन के रूप में शरीर का कचरा बाहर ले आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बड़े इंसान का शरीर लगभग 60% पानी से ही बना होता है। 60%? बाप रे! ये सब सुनकर एक बात तो एकदम साफ हो गई कि कोई भी एक चीज खाने से शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। हर न्यूट्रिएंट का काम दूसरे पर निर्भर है। प्रोटीन तब काम करेगा जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी, है ना? एकदम सही। और कैल्शियम तब हड्डियों में जाएगा जब विटामिन डी होगा। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसे बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट, ये वो डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और पानी, ये सभी चीजें एकदम सही मात्रा में मौजूद हों। मतलब ना कुछ बहुत ज्यादा और ना ही कुछ बहुत कम। लेकिन ये सही मात्रा का अंदाजा कोई बच्चा कैसे लगाएगा? इस मात्रा को आसानी से समझने के लिए फूड पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल की तरह होता है। बिल्कुल। ये फूड पिरामिड हमें विजुअली ये समझाता है कि किस चीज को हमारी रोज की प्लेट में कितनी जगह देनी चाहिए। चलिए फिर इस पिरामिड को डिकोड करते हैं। इसका जो बेस है यानी सबसे नीचे का हिस्सा, वो सबसे चौड़ा होता है। तो सबसे चौड़ा हिस्सा कहता है ईट मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा खाएं। यहां आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, ब्रेड, चपाती, आलू। क्योंकि दिन भर सोचने, चलने और काम करने के लिए शरीर को लगातार एनर्जी चाहिए, इसलिए प्लेट का सबसे बड़ा हिस्सा इसी ईंधन का होना चाहिए। समझ गया। और इसके ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम चौड़ा होता है। वो हिस्सा कहता है ईट मोर, यानी थोड़ा ज्यादा खाएं। इसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, यानी ताजे फल और सब्जियां। बीमारियों से बचने और शरीर का सिस्टम साफ रखने के लिए इन्हें भी डाइट में भरपूर शामिल करना चाहिए। और इसके ऊपर जाने पर पिरामिड और सिकुड़ने लगता है। हाँ, वहां आते हैं प्रोटीन्स जैसे दूध, मीट, दालें। ये हिस्सा कहता है ईट मॉडरेटली, यानी हिसाब से खाएं। शरीर की मरम्मत और ग्रोथ के लिए इनकी जरूरत है, लेकिन ये बेस फ्यूल नहीं है, इसलिए इन्हें एक लिमिट में खाना चाहिए। और सबसे ऊपर का एकदम नुकीला हिस्सा जो सबसे छोटा होता है, वो हिस्सा फैट्स के लिए है, जैसे तेल, घी, बटर और मिठाइयाँ। पिरामिड का नियम है ईट लेस, यानी सबसे कम खाएं। जैसा कि हमने पहले देखा, फैट बहुत सिकुड़ी हुई एनर्जी है। हाँ, पावर बैंक। बिल्कुल। थोड़ी सी मात्रा में भी ये बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है। अगर इसे ज्यादा खाया जाए तो ये शरीर में जमा होकर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसे सबसे कम जगह दी गई है। यार, ये पिरामिड तो बहुत ही लॉजिकल है। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ना असली जिंदगी की सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। हाँ, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो मान लीजिए एक बच्चा है रोहन, जो मुंबई के ही किसी स्कूल में पढ़ता है। परेशानी यह है कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। मौसम बदला नहीं कि उसे जुकाम हो जाता है। उसकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर है। अब अगर रोहन की डाइट में सुधार करना हो
तो उसे दिन में 2 बार बटर और ब्रेड ज्यादा खाना चाहिए या रोज फल और सब्जियां खानी चाहिए? तो देखिए, खाने के इस पूरे विज्ञान को देखें तो बटर और ब्रेड उसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देंगे। इससे उसे भागने दौड़ने की एनर्जी तो मिल जाएगी। हाँ, वो तो है। लेकिन बीमारियों वाले वायरस से लड़ने के लिए उसके शरीर की पुलिस फोर्स को ताकत चाहिए ना। वो ताकत मिलती है विटामिन्स और मिनरल्स से, जिन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोहन को रोज फल और सब्जियां खानी चाहिए। एकदम परफेक्ट आंसर। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है डाइट को समझने का। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर किसी को तुरंत एनर्जी चाहिए और उसके सामने 3 चीजें रखी हैं, स्प्राउट सलाद, गेहूं की चपाती और एक चॉकलेट, इनमें से एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होगा? स्प्राउट सलाद तो मुख्य रूप से प्रोटीन और विटामिन्स का सोर्स है। चपाती में बहुत सारा स्टार्च होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और चॉकलेट में भरपूर शुगर और फैट होता है। तो तकनीकी रूप से चपाती और चॉकलेट दोनों ही शरीर को तुरंत एनर्जी देंगे। लेकिन एक मिनट, अगर फूड पिरामिड को याद करें तो चॉकलेट सबसे ऊपरी हिस्से में आती है, जिसे ईट लेस कहा गया है। बस यही इसका सबसे जरूरी पॉइंट है। चॉकलेट से मिलने वाली एनर्जी के साथ बहुत सारा अनहेल्दी फैट और बहुत ज्यादा शुगर भी आती है, जबकि चपाती एक साफ और हेल्दी फ्यूल है जो लंबे समय तक टिकता है। इसलिए हेल्दी एनर्जी के लिए चपाती हमेशा बेहतर विकल्प होगी। बहुत बढ़िया। तो आप कुल मिलाकर बात यह है कि स्कूल के टिफिन में जो अलग-अलग डिब्बे होते हैं ना, उनका अपना एक विज्ञान है। एक डिब्बे में रोटी एनर्जी के लिए है, दूसरे में दाल या पनीर ग्रोथ के लिए है, और साथ में रखे फल या सलाद शरीर के बचाव और सफाई के लिए है। ये सब मिलकर ही एक असली बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं। बिल्कुल। शरीर नाम की ये जो सिटी है ना, वो तभी बिना रुके और बिना बीमार पड़े चल सकती है जब इसके सभी वर्कर्स को सही मात्रा में उनका जरूरी सामान मिलता रहे। तो आज हमने खाने के पीछे छिपे विज्ञान, न्यूट्रिएंट्स के काम करने के तरीके और हमारी बॉडी के इतने जटिल लेकिन शानदार सिस्टम को डिकोड किया है। मुझे लगता है कि अगली बार प्लेट में रखा खाना सिर्फ खाना नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाला एक पूरा सॉफ्टवेयर लगेगा। हाँ, एकदम। और इस विस्तृत चर्चा को खत्म करते हुए मैं सभी बच्चों को एक अलग दिशा में सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमने आज देखा कि इंसान का शरीर पृथ्वी पर उगने वाले पौधों और मिलने वाले प्राकृतिक भोजन के हिसाब से बना है और काम करता है। जरा भविष्य के बारे में सोचिए। जब इंसान लंबी अंतरिक्ष यात्राओं यानी स्पेस ट्रैवल पर जाएंगे या किसी और ग्रह पर बसेंगे जहां पृथ्वी जैसा खाना उगाना संभव नहीं होगा। अरे हाँ, मार्स वगैरह पर। हाँ, तो क्या भविष्य में वैज्ञानिकों को कोई ऐसा सुपर फूड बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स सिर्फ एक छोटी सी गोली में समा जाए? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारा ये जटिल डाइजेस्टिव सिस्टम जो रफेज और चबाने का आदी है, उस भविष्य के खाने के हिसाब से अपने आप को पूरी तरह बदल लेगा? बाप रे, ये तो सच में बहुत ही गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है कि इंसान का शरीर और उसका खाना भविष्य में कैसे बदलेगा। इस पर सब लोग जरूर सोचेगा। तो इसी के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यही रोकते हैं। खाना अच्छे से खाइएगा और स्वस्थ रहिएगा।